Yes, students, can you see the notes? बच्चों notes दिख रहा है आप लोगों को? Okay, okay, student. So let us start then. I think almost everyone has joined the lecture. So, बच्चों, yesterday we were discussing about performance of contract. बहुत सारी चीजें easy लग रही थी बहुत बच्चों को as per your answers given. So section 37, section 40, 41, 42. Okay, ये सब अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. They are easy, so I am not wasting your time. Okay, just we are going to discuss that fourth angle. चौथा पॉइंट जरा ध्यान में रख के आंसर दो. Okay, let us start. What is point number 4? बच्चों, who can perform the contract? Who can perform the contract? We already discussed either the promisor or his legal representative or any competent person appointed by them. That is what we call agent. यहाँ तक तो हमको clear. But now there is a fourth special point for you. That is even third person can be called upon. बरोबर है? To fulfill the promise. थर्ड पर्सन की तरफ से भी परफॉर्मेंस हो सकता है. बरोबर है? एंड इसके लिए बच्चों मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यस्टरडे आई गिव एग्जांपल. राहुल सर मेरा एंड वो जो मैंने मयूर सर का एग्जांपल दिया था, जिसका आंसर भी आपने मुझे कल दिया. याद है ना सबको? मैंने कहा था कल आते ही हम लोग सेक्शन 41 रीड करने को चालू करेंगे, थर्ड पर्सन का लॉ. याद करो. तो शैल वी स्टार्ट? यस. कल का एग्जांपल याद है ना बच्चों? राहुल सर से 10,000 आने थे, उनको प्रॉमिस पूरा करना था 10,000 रुपया देकर, लेकिन उनकी जगह पे मयूर सर ने 4,000 रुपया लाके मुझे दिया, थर्ड पार्टी ने, जो मैंने एक्सेप्ट भी किया. मैंने एक्सेप्ट किया. तब आगे चल के राहुल सर के ऊपर मैं कितने पैसे के लिए केस कर सकता हूँ? 10,000 या 6,000? 6,000 ना. हाँ, वेरी गुड बच्चों, दैट वाज द पॉइंट एक्चुअली. सो लेट अस रीड पॉइंट नंबर 4. थर्ड पर्सन, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन. बच्चों हेडलाइंस पर ध्यान देंगे तो हेडलाइंस ही बहुत जबरदस्त है. देखो, मयूर सर का 4,000 लाके देना, थर्ड पर्सन का 4,000 लाके देना, गिरीश रिफ्यूज भी कर सकता था ना? तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, गिरीश रिफ्यूज भी कर सकता था कि नहीं, कि मैंने तुमको पैसे नहीं दिए, मैं तुमसे क्यों लूं, आई विल कलेक्ट 10,000 फ्रॉम राहुल सर. लेकिन मैंने रिफ्यूज किया क्या? नहीं. थर्ड पर्सन आके 4,000 रुपया मुझे दे रहा है, भले पार्ट परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, बट मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं? एंड वो एक्सेप्ट करने से व्हाट इज द इफेक्ट नाउ? व्हाट इज द लीगल इफेक्ट नाउ? दैट इज गिवन बाय सेक्शन 41. आई होप यू गॉट द स्टेटमेंट. हेडलाइन समझ में आया सबको? कि थर्ड पर्सन आके परफॉर्मेंस देता है, भले ही पार्ट परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, एंड अगर मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, तो इफ आई एक्सेप्ट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, then what will be the legal effect of this acceptance? That is what we are going to discuss. Okay, that is what we are actually going to discuss. तो बच्चों इसके लिए I will start with क्या बोलते हैं उसको, रीडिंग. when promisee accept a performance. बच्चों you tell me, राहुल सर, गिरीश and मयूर सर के एग्जाम्पल में who was the promiser, one who promises to pay the money? Who was the promiser? राहुल सर. बैटरी लो का मैसेज.
Okay, Rahul sir. And who is promisee? Very good. Your answer is correct. Who was the promisee in this example? Who was the promisee? Okay, chalo, मैं गिरीश sir. Very good. Man, that means you have understood. And third party is of course Mayur sir. Okay, चलो मैंने तीसरा आंसर मैंने दे दिया. So now you read the statement. I hope you will get the statement now. When promisee accepts performance, when Girish accepts the performance of the promise from Mayur sir, third person, he cannot afterwards enforce it against promiser, Rahul sir. He cannot afterwards enforce it against promiser. इसलिए मैंने जब आपसे 10,000 वाला एग्जाम्पल पूछा, इसमें 4,000 मयूर सर दे के गए, मैंने एक्सेप्ट किया, तो लेटर ऑन आई कैन नॉट फाइल केस. आवाज नहीं आ रही है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? हाँ धवल, जरा ये कर लो, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेश कर लो. धवल रिफ्रेश कर लो, मैसेज भेज दो धवल को. हाँ, तो बच्चों मैं आगे चल के राहुल सर के ऊपर 10,000 के लिए केस नहीं कर सकता. आई कैन फाइल ओनली केस ऑफ 6,000. दैट इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. लेकिन बाद में क्या लिखा है? दैट इज द परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर if accepted by the promisee, this result in discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of third party. बच्चों, when I accept 4,000 rupees from Mayur sir, stranger, when I accepted 4,000 rupees from Mayur sir, a stranger person, that ये एक्सेप्ट करते ही राहुल सर डिस्चार्ज हो गए कॉन्ट्रैक्ट से. नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ फुल अमाउंट, बट टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच? 4,000. अब ये 4,000 देने के लिए चाहे राहुल सर ने मयूर सर को बोला हो या नहीं बोला हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. गेट दिस लाइन बच्चों, ट्राई टू गेट दिस पॉइंट. एग्जाम्पल से पहले जो 2 लाइन आपको नोट्स में दिख रहा है, देखो बच्चों, नोट्स में दिख रहा है, पढ़ो. क्या लिखा है? दैट इज परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर if accepted by the promisee, this result in discharging the promiser. Who was the promiser in our case? Rahul sir. Although the latter matlab promiser, has neither authorized Mayur sir nor ratified the act of third party. एंड ना ही उन्होंने थर्ड पार्टी के इस एक्ट के लिए बच्चों कोई हामी भरी. बट फिर भी to the extent of 4,000, Rahul sir is discharged from the contract. And bachcho, if you read the example, you will clearly get section 41. 41 आपको exactly समझ में आ जाएगा, जिसको मैं बार बार लास्ट लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ. बच्चों concentrate on the example. सभी को आवाज आ रही है बच्चों? जरा रिस्पॉन्स दो. धवल को नहीं आ रही थी आवाज. ओके, सो ठीक है. तो बच्चों मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके धवल आ रही है ना आवाज? ठीक है. तो बच्चों मैं का एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ. देखो वैसा आपको पढ़ने के लिए दिया तो भी आप समझ जाएंगे. क्या लिखा है देखो. ए रिसीव्ड सर्टन गुड्स फ्रॉम बी promising to pay rupees 1 lakh. Come on, जल्दी से टाइप करो. Who is promiser in this case? सिर्फ एक लाइन मैंने पढ़ा, ए. तो बच्चों ए प्रोमिसर है, बी प्रोमिसी है. 1 लाख देने का प्रॉमिस किया है. लेटर ऑन ए एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मेक द पेमेंट. लेकिन आगे चल के ए ने अपना पेमेंट करने की इनएबिलिटी जाहिर की कि ऑन ड्यू डेट आई एम अनेबल टू मेक द पेमेंट. मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा. डेटर क्रेडिटर मैं बाद में करूंगा, जिस डेट को बोला था मैं नहीं कर पाऊंगा. ये ए ने
क्लियर कट बोल दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ देखो, सी। अब बच्चों सी कौन है? क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है क्या? नहीं, थर्ड पर्सन है ये, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर सी हु इज नोन टू ए, सी जो ए को जानता था, pays 60,000 rupees to be on behalf of A. See the line. स्ट्रेंजर ने आके 60,000 रुपीज पे किया बी को, किसके बिहाफ पर? ए के बिहाफ पर। क्या पूरा पे किया क्या 1 लाख? पूरा पे किया क्या? नहीं, इट्स ओनली पार्ट परफॉर्मेंस। यस और नो? पार्ट परफॉर्मेंस। हाउएवर क्या लिखा है देखो, ए वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पेमेंट, ए को इस पेमेंट के बारे में पता ही नहीं कि सी ने मेरे बिहाफ पर जाकर बी को 60,000 पे भी कर दिया। ए वॉज अनअवेयर ऑफ द पेमेंट। अब बताओ बी क्या करेगा? बी को फ्यूचर में जब केस करना है तो क्या वो 1 लाख रुपीज का केस करेगा, कर सकता है कि 40,000 का? यस, 1 लाख का। भाभी का 1 लाख का कैसे केस करेगा? 60 मिल गया है ना थर्ड पार्टी से, 60,000 थर्ड पार्टी से मिल गया तो उसको 1 लाख के ऊपर केस नहीं कर सकता वो। बच्चों मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। नाउ एग्जाम्पल में, नाउ बी इज इंटेंडिंग टू सू ए फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। बी की चालाकी देखो, चालाकी देखो, थर्ड पार्टी से 60,000 रुपीज मिला है एंड ये 60,000 के बारे में ए को पता ही नहीं है। अब बी क्या चालाकी कर रहा है, वो ए के ऊपर 1 लाख का केस कर रहा है। उसका इंटेंशन देखो ना, नाउ इज इंटेंडिंग टू सू ए फॉर रुपीज 1 लाख। तो आपको क्या लगता है 1 लाख रुपीज का ये केस स्टैंड करेगा कि स्टैंड नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। अब बच्चों इसका आंसर पढ़ो, जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया था, 1 लाख आंसर दिया था, उनके लिए ये है, जरा ध्यान दो। अभी नाउ बी का इंटेंशन ये है कि वो ए के ऊपर केस करे 1 लाख के लिए, लेकिन सेक्शन 41 आके क्या कहता है देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। एज पर सेक्शन 41 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन, he cannot afterwards enforce it against promiser। ये ऊपर ही हमने पढ़ लिया, that is performance by stranger accepted by the promisee produces the result of discharging the promiser although the latter has neither authorized nor ratified the act of third party। यही तो ऊपर पढ़ा हमने। फाइनल कंक्लूजन पढ़ो। therefore in present instance, बच्चे इन प्रेजेंट इंस्टेंस मतलब प्रेजेंट केस एग्जांपल, वी कैन सू पढ़ाई ओनली के लिए फॉर द। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट वी तैयारी का कैन सू साथी। ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट, वी कैन सू ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट रुपीज 40,000 एंड नॉट फॉर द होल अमाउंट। जिन्होंने भी 1 लाख आंसर लिखा था, समझ में आया क्या? मिस्टेक होने दो बच्चों, डजंट मैटर, मिस्टेक होने दो, गलतियां होने दो।
बच्चों यही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेक्शन 41 का यही तो मेन एंगल है कि थर्ड पार्टी कैन कम फॉर द कंसिडरेशन बट नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। याद है ना, थर्ड पार्टी कंसिडरेशन इज वैलिड। एनीवे, सेक्शन 41 अगर आप एग्जाम्पल बच्चों 100% समझ गए हो तो मैं तो कहूंगा सेक्शन 41 आपको एकदम क्लियर है। ओके चलो 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, एनी डाउट टू आस्क or shall I go for section 42? Yes, type करो yes no में। Do you have any doubt up to section 41? Up to section 41? रिपीट तो नहीं करना है ना मुझे, क्योंकि बच्चों लास्ट टू लास्ट लेक्चर से ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सेक्शन 41 नया था आपके लिए आज कल, बट इसके पहले का सब हमने डिस्कस किया था। Now let us concentrate on the word joint promisors. बच्चों what do you understand from the word joint promisors? आपने जॉइंट ओनर सुना है, प्रॉपर्टी एक मालिक अनेक। बच्चों मैं जॉइंट ओनर्स की बात कर रहा हूं। जॉइंट ओनर्स आर नॉट जॉइंट प्रोमिसर्स, बट टू एक्सप्लेन माय कॉन्सेप्ट आई एम यूजिंग दैट वर्ड। आपने देखा होगा एक ही घर के दो मालिक होते हैं, हम क्या कहते हैं उस केस में, जॉइंट ओनर्स बोलते हैं ना। तो बच्चों वैसे ही जॉइंट प्रोमिसर्स, सेक्शन 42 जो हेडिंग है जॉइंट प्रोमिसर्स, उससे हमको क्या समझ में आता है? When I use the word joint promisors, that means more than one promiser. क्या क्या बोला मैंने? प्रॉमिस देने वाला मोर देन वन पर्सन है, दैट मीन्स 2, 3, 4, बरोबर है। 2 या 3 या 4, 5 लोग मिलकर, एक साथ मिलकर जब किसी को प्रॉमिस देते हैं तो बच्चों वो जॉइंट प्रॉमिसर्स कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? जॉइंट प्रॉमिसर्स। बच्चों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सी एंड सी एस स्टूडेंट्स मिला के आई एम हैविंग 41 स्टूडेंट्स, देयर आर माय 41 स्टूडेंट्स सी एंड सी एस। मैं सभी से प्रॉमिस ले रहा हूं। मैंने सबसे कहा कि आप मुझे प्रॉमिस करो, अपने टीचर को प्रॉमिस करो, बरोबर है, कि हम सब पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। एंड सभी ने मुझे एक साथ प्रॉमिस दिया, 41 बच्चों ने एक साथ मुझे प्रॉमिस दिया। तो इसमें बताओ प्रॉमिसी कितना है? प्रॉमिसी कितने हैं? 1। एंड प्रॉमिसर्स कितने हैं जिन्होंने प्रॉमिस दिया एक व्यक्ति को? 41। तो बच्चों 41 लोगों को जिन्होंने एक साथ प्रॉमिस दिया, अब हम उनको क्या बोलेंगे? नाउ यूज द वर्ड, लीगल वर्ड। जॉइंट प्रॉमिसर्स, वेरी गुड, एस लगा दो लास्ट में, जॉइंट प्रॉमिसर्स। सिंगल प्रॉमिसर हो तो वो प्रॉमिसर है, मोर देन वन हो, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपके केस में 41 है, तो बच्चों जॉइंट प्रॉमिसर्स। इज दैट ओके? जॉइंट प्रॉमिसर्स, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब बच्चों जब जॉइंट प्रॉमिसर्स प्रॉमिस देते हैं, अब बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी हो जाएगा। देखो अभी जब जॉइंट प्रॉमिसर्स किसी प्रॉमिसी को प्रॉमिस देते हैं तो बताओ वो प्रॉमिस कौन फुलफिल करेगा? नॉर्मली वो प्रॉमिस कौन फुलफिल करेगा? वो प्रॉमिस किसको फुलफिल करना चाहिए? वेरी सिंपल आंसर, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर्स। वेरी गुड अभिशंकर, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर्स, ठीक है, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर्स। एंड मैं अगर कहूं कि एक जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो गई, चलो 4 जॉइंट प्रॉमिसर्स थे, मान लो एग्जांपल 4 जॉइंट प्रॉमिसर्स थे, ए बी सी डी, ए की डेथ हो गई अगर, तो
अब प्रॉमिस कौन पूरा करेगा? अब वो प्रॉमिस को कौन पूरा करना चाहिए? तो फिजा बी सी डी के साथ साथ ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो प्लस रिमेनिंग सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर्स, बाकी जो जिंदा जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो सब मिलकर ये प्रॉमिस पूरा करेंगे। जिन्होंने भी बी सी डी लिखा है, जिन्होंने भी बी सी डी लिखा है उनका आंसर भी गलत है, एंड जिन्होंने केवल एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखा है उनका भी आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस बी सी डी। समझा क्या? बोलो। एंड अगर मैं कहूं सभी जॉइंट प्रोमिसर्स की डेथ हो गई तो, सभी जॉइंट प्रोमिसर्स की डेथ हो गई तो प्रॉमिस कौन पूरा करना चाहिए? सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। हितेन, वेरी गुड। The legal representatives of all deceased joint promisor, deceased मतलब जो मर गए हो, उनके लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड। सेक्शन 42 क्या कहता है बच्चों, समझ में आया? पहली बात तो सेक्शन 42 डिफाइंस जॉइंट प्रोमिसर, एंड फिर वो एक हायरार्की बताता है हमको कि जॉइंट प्रोमिसर के केस में हु इज गोइंग टू फुलफिल द प्रॉमिस। The first answer will be always all joint promisors during their lifetime. If one of them dies, then legal representative of that joint promisor along with surviving joint promisors will fulfill the promise. And if all the joint promisors dies, then their legal representatives will come forward and they will fulfill the promise. This is what given in section 42. एक काम करो बच्चों, सेक्शन 42 का दोनों पैराग्राफ विथ एग्जाम्पल रीड करो। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप रीड करो जल्दी से। सेक्शन 42 गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू नाउ। हाँ बच्चों, सबको समझ में आया? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था बच्चों। I purposefully gave it for your reading. Very easy. You have to remember section 41 also. 41 में हमने क्या पढ़ा? तो थर्ड पार्टी का आके प्रॉमिस फुलफिल करना, एंड 42 में हम क्या पढ़ रहे हैं? जॉइंट प्रोमिसर्स। ओके, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई डाउट पूछेगा। ओके, डाउट आगे के कोई डिस्कशंस में आ सकता है। एंड बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट हेडिंग आपको लगता नहीं मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट? याद आया बच्चों? ओके, तो मैं सिर्फ रीडिंग करने को शुरू करता हूँ, एंड रीडिंग में आपको एक्सप्लेन वापस करता हूँ एक बार।
Otherwise, if I ask you generally what is succession and what is assignment, तो आपको ऑलरेडी पता है ये। तो क्या असाइनमेंट भी मैंने पढ़ाया आपको इनिशियल लेक्चर्स में। आई थिंक कंसिडरेशन में मैंने पढ़ाया थर्ड पार्टी कैन सू, इसमें मैंने असाइनी वाला एक एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर, यूनिट नंबर 2 में। ओके, तो शैल आई स्टार्ट रीडिंग नाउ। बच्चों जो लोग उस दिन लेक्चर प्रेजेंट थे, आई थिंक डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट दिस इमीडिएटली, एंड दोज हु आर एब्सेंट प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपरली अगेन। Distinction between two legal concepts. Both are legal concepts, हाँ बच्चों। As a chartered accountant, as a company secretary, बच्चों ये दोनों शब्द आपके नॉलेज कोश में हमेशा होने चाहिए। At any time आपसे पूछा जाए, one must know the meaning of both. Okay? As a matter of knowledge, बच्चों, how much you are going to score here, that is totally, I said, not relevant here. Important is the knowledge what you are gaining here. So succession and assignment may be noted carefully. When the benefits of contract are succeeded by the process of law, which understand karo, when the benefits of contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve over the legal heir. आप बताएंगे किसका डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं? ये पढ़ते ही आपको किसका याद आया, सक्सेशन का या असाइनमेंट का? बर्डन एंड बेनिफिट्स बोथ, ये किसकी याद दिला रहा है आपको? सक्सेशन, वेरी गुड, क्या बात है, सक्सेशन। मैंने बताया था ना सिंपल लैंग्वेज में, माँ बाप से बेनिफिट मिल रहा है आपको, अगर वो लेने को आप तैयार हो तो उनका बर्डन भी बेयर करने को तैयार रहने का, याद आया? सक्सेशन। प्रॉपर्टी चाहिए तो उनका लोन भी भरने को तैयार रहो, बताया था मैंने। तो एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, when benefits of contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to contract may sometimes devolve on the legal heir. Suppose a son, बेटे का एग्जाम्पल लिया है, succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during his lifetime. But the debts owed by his father exceeds the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. I hope you get the point. In other words, the liability of the son will be limited to the extent of property inherited by him. लास्ट लाइन पर ध्यान दो, बेटे की लाइबिलिटी कितने तक होगी? अपने पेरेंट्स की लाइबिलिटी पे करने की जिम्मेदारी कितने तक होगी? तो जितना उसको एसेट मिलेगा उससे ज्यादा नहीं। बच्चों याद आया सबको सक्सेशन? मैंने अभी तो एग्जाम्पल पढ़ाया था। बच्चों मान लो बेटे को फादर के डेथ के बाद 30 लाख की प्रॉपर्टी मिली, बेटा बहुत जबरदस्त खुश हो गया, ओहो 30 लाख। लेकिन बाद में 3 दिन बाद पता चला कि 40 लाख का लोन भी था पिताजी का। 30 लाख मिला तो जबरदस्त खुश था, 40 लाख का लोन पता चला तो बाप को गाली मारने लगा। अब बताओ बेटा पिताजी का लोन कितना भरने तक का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनली अप टू 30 lakhs, नॉट 40 lakhs। रिमेनिंग 10 लाख के लिए क्या बेटे की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगी क्या? क्या बेटे की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगी क्या बच्चों? नहीं। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, so let us not waste time.
जो बच्चे एब्सेंट थे उस दिन, आई होप उनको भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। हाँ, अभिशंकर क्या डाउट है? तो फिर 10 लाख को कौन बैड डेब्ट समझते ना, अकाउंट्स में बैड डेब्ट भी होता है ना। अब ये 10 लाख इरिकवरेबल होगा, तो भूल जाने का सामने वाले को। सामने वाले को फिर भी खुश होना चाहिए, 30 लाख तो मिला 40 में से, है कि नहीं? नहीं तो जो मर गया वो 40 लाख डुबा के गया था। एनीवेज, तो बच्चों लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड असाइनमेंट। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ असाइनमेंट। बच्चों मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ असाइनमेंट में।